सोचिए, अगर एक दिन आप ऐसी दुनिया में जा फंसे जहां हर सुबह जिंदा बचना ही सबसे बड़ी कामयाबी हो, एक ऐसी दुनिया जहां करोड़ों साल पुराने खूंखार जीवों का राज्य हो और घर लौटने का हर रास्ता हमेशा के लिए गायब हो चुका हो। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस दुनिया को मात दें या हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। फिल्म का सफर अंतरिक्ष से शुरू होता है। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी की ओर लौट रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी उसका स्पेसक्राफ्ट अचानक एक रहस्यमयी टाइम रिफ्ट की चपेट में आ जाता है। अगले ही पल पूरा स्पेसक्राफ्ट उस दरार के भीतर समा जाता है। जब उस यात्री को होश आता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह आधुनिक पृथ्वी पर नहीं बल्कि ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जो करोड़ों साल पुरानी लगती है। चारों तरफ विशाल पेड़ पौधे और अनजान जीवों की डरावनी आवाजें हैं। वह पूरी ताकत से भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। अचानक उसके सामने एक विशाल डायनासोर आ खड़ा होता है और उसे संभलने का मौका दिए बिना जिंदा निगल जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर रिक मार्शल से होती है। रिक एक पेनेटोलॉजिस्ट हैं और करोड़ों साल पुराने जीवों पर रिसर्च करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी थ्योरी को साबित करने में लगी है जिसके मुताबिक स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की मदद से दुनिया के ऊर्जा संकट का हल निकाला जा सकता है। उनके साथी वैज्ञानिक थ्योरी का मजाक उड़ाते हैं और एक टीवी होस्ट भी कैमरे के सामने रिक को बेइज्जत करता है। रिक काफी देर तक खुद को संभालते हैं, लेकिन आखिरकार उनका सब्र टूट जाता है और वह होस्ट से भिड़ जाते हैं। तभी होस्ट फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर रिक के ऊपर पूरा फोम छोड़ देता है। स्टूडियो हंसी से गूंज उठता है और रिक की जमकर बेइज्जती होती है। 3 साल बीत जाते हैं। आलोचना और $50 मिलियन गंवाने के बाद रिक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। दुनिया बदलने का सपना देखने वाला वैज्ञानिक अब छोटे बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है। उनकी सुपरल्यूमिनल पार्टिकल एम्पलीफायर वाली थ्योरी अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रह गई है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन तभी किस्मत उनके सामने एक ऐसा सुराग रखती है जो सब कुछ बदलने वाला था। कैम्ब्रिज की स्टूडेंट हॉली कैंटल रिक से मिलने आती है। उसके हाथ में एक ऐसा फॉसिल होता है जिसे लगभग 2.53 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। पहली नजर में वह सामान्य जीवाश्म लगता है, लेकिन उस पर बना एक निशान देखकर रिक ठिठक जाते हैं। वह निशान बिल्कुल उनके अपने लाइटर जैसा होता है। इसके बाद हॉली अपनी गर्दन में पहना सुपरल्यूमिनल पार्टिकल क्रिस्टल भी दिखाती है। रिक के दिमाग में उनकी पुरानी थ्योरी की सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अगर करोड़ों साल पुराने फॉसिल पर उनके लाइटर का निशान मौजूद है तो इसका मतलब साफ था कि भविष्य की कोई चीज अतीत तक पहुंच चुकी थी, यानी स्पेस और टाइम के बीच वह रास्ता सच में मौजूद था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी थ्योरी महज कल्पना नहीं बल्कि सच है। उसी रात रिक बिना समय गंवाए सुपरल्यूमिनल पार्टिकल एम्पलीफायर तैयार कर देते हैं। अब सिर्फ मशीन का परीक्षण करना था। हॉली सलाह देती है कि पहला परीक्षण किसी सुरक्षित और सुनसान जगह पर होना चाहिए। इसलिए दोनों डेविल्स कैनियन पहुंचते हैं, जहां हॉली को वह क्रिस्टल मिला था। कैनियन के अंदर जाने के लिए वह उन्हें एक छोटी इन्फ्लेटेबल बोट में बैठाकर खुद भी साथ चल पड़ता है। विल रास्ते भर पुराने किस्से सुनाता रहता है, जबकि रिक का ध्यान मशीन पर होता है। आखिरकार वह सुपरल्यूमिनल पार्टिकल एम्पलीफायर चालू कर देता है। मशीन एक बेहद शक्तिशाली सिग्नल पकड़ लेती है। पूरी गुफा कांपने लगती है और पानी का बहाव बेकाबू हो जाता है। तीनों खुद को संभालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी बोट सीधे एक चमकते हुए टाइम वर्टेक्स में जा समाती है। कुछ देर बाद रिक, हॉली और विल की आंखें खुलती हैं। वे खुद को एक अनजान रेगिस्तान में पाते हैं। सामने एक प्राचीन जहाज पड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वे आसमान की ओर देखते हैं। आसमान में 3 चांद चमक रहे होते हैं। अब रिक को यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सच थी। वे सचमुच एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। हॉली तुरंत कैमरा निकालकर जगह की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि घर लौटने का सबसे जरूरी साधन यानी सुपरल्यूमिनल पार्टिकल एम्पलीफायर रास्ते में कहीं खो चुका है। अब सवाल था कि इस अनजान दुनिया से घर कैसे लौटें। तीनों अभी यही सोच रहे थे कि इस अनजान दुनिया से घर कैसे लौटा जाए। तभी आसपास से किसी के होने की आवाज सुनाई देने लगी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए रेत के एक ऊंचे टीले पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जो इंसान और बंदर के बीच की किसी विकसित प्रजाति जैसा दिखाई देता था। उसके अपने ही लोग उसे घेर कर खड़े थे और कुछ ही पल में उसे मौत की सजा दी जाने वाली थी। रिक, हॉली और विल बिना देर किए बीच में कूद पड़ते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। तभी उनकी नजर पत्थर के उस प्लेटफॉर्म पर जाती है जहां उसे सजा दी जानी थी। वहां कई रहस्यमयी प्राचीन निशान बने हुए थे। हॉली को पुरानी भाषाओं की थोड़ी समझ थी। वह उस प्राणी की तरफ हाथ बढ़ाकर अपना परिचय देती है। वह भी उसकी नकल करता है और अपना नाम चाका बताता है। विल भी
उत्साह में अपना परिचय देने लगता है। तभी रिक की नजर चाका के घायल टखने पर पड़ती है। रिक उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन चाका उसके इशारे को खतरा समझ लेता है और घबराकर भागने लगता है। रिक भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे धंस जाती है और रिक, हॉली, विल तथा चाका एक गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। नीचे पहुंचते ही चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ इंसानों और जानवरों की अनगिनत हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वे अभी इस जगह का रहस्य समझ ही रहे होते हैं कि जमीन से जिंदा बेलें निकलती हैं और चारों को हवा में लपेटकर कैद कर लेती हैं। तभी गुफा के बाहर से किसी विशाल जीव की खौफनाक दहाड़ सुनाई देती है। विल की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने एस्ट्रोनॉट सूट पर जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि किसी खतरनाक शिकारी का फीडिंग ग्राउंड है। यहाँ एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा था। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सूखे पेड़ की तरफ झूलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक विशाल टी रेक्स वहां पहुंच जाता है। उसका नाम ग्रम्पी था। वह एक ही झटके में बेल को काट देता है और सबको भागने का मौका मिल जाता है। चाका सबसे पहले वहां से निकलता है और रिक, हॉली तथा विल भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हॉली एक जरूरी बात नहीं भूलती। उसे पता था कि अगर वे कभी पृथ्वी पर लौटे तो शायद कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए वह विल को ग्रम्पी के सामने खड़ा करती है और जल्दी से उसकी तस्वीर खींच लेती है। आगे उनके सामने एक गहरी खाई और उसे पार करने वाला पत्थरों का पुल आ जाता है। चाका सबसे पहले दूसरी तरफ पहुंचता है और पुल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है। इसी बीच रिक, हॉली और विल भी पुल पार कर लेते हैं। ग्रम्पी उनके पीछे पुल तक पहुंच जाता है। वह उसे हिलाकर देखता है और शायद वजन ज्यादा होने की वजह से वापस लौटने लगता है। तभी रिक उसका मजाक उड़ाते हुए कह देता है कि शरीर इतना बड़ा है लेकिन दिमाग अखरोट जितना छोटा है। ये बात ग्रम्पी के अहंकार पर चोट कर देती है। वह पलटकर रिक को घूरता है और फिर पूरी रफ्तार से पुल की तरफ दौड़ पड़ता है। चारों जान बचाकर भागते हैं और एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। ग्रम्पी का विशाल शरीर गुफा में नहीं समा पाता। गुस्से में वह गुफा के मुंह पर थूक कर वहां से चला जाता है। कुछ देर के लिए खतरा टल जाता है, लेकिन गुफा के अंदर भी कई रास्ते होते हैं। चारों समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाएं। तभी उन्हें संगीत की आवाज सुनाई देती है। वे धुन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पुराना ग्रामोफोन देखते हैं जो अब भी बज रहा होता है। चाका वह धुन सुनकर खुशी से नाचने लगता है। पास पड़े दो इंसानी कंकालों को देखकर रिक अंदाजा लगाता है कि ये शायद उन पायलटों के अवशेष हैं जो किसी पुराने विमान हादसे के बाद इस दुनिया में फंस गए थे। रात होने पर चारों उसी गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। हॉली चाका से उसकी भाषा में बात करने की कोशिश करती है। बातचीत में पता चलता है कि चाका एब ट्राइब का राजकुमार है, लेकिन एक बार उसने अपनी ही ट्राइब के पीने वाले कुएं में गंदगी कर दी थी। इसी गलती की वजह से उसे राजगद्दी से हटा दिया गया और किसी दूसरे को राजा बना दिया गया। अभी वे थोड़ी राहत महसूस ही कर रहे होते हैं कि गुफा के बाहर जोरदार धमाका सुनाई देता है। रिक, हॉली और विल पुराने पायलटों का सामान उठाकर बाहर भागते हैं। वहाँ पत्तों में लिपटी एक बहुत बड़ी गोल चीज दिखाई देती है। उसे खोलने पर पता चलता है कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक विशाल अखरोट है। तभी रिक की नजर दूर खड़े ग्रम्पी पर पड़ती है। इस बार वह हमला नहीं करता, बस हल्की मुस्कान के साथ रिक को घूरता रहता है, जैसे उसे उसकी अखरोट वाली बात याद हो। अगली सुबह रिक मजाक में सोच रहे होते हैं कि अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो कहीं चाका को ही भून कर न खाना पड़े। तभी चाका वापस लौटता है। उसके हाथ में ढेर सारी खाने की चीजें होती हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि वह फल लेकर आया है, लेकिन जैसे ही वे उन्हें खोलते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर किसी विशाल कीड़े के मोटे मोटे लार्वा भरे होते हैं। चाका बिना किसी झिझक के उन्हें बड़े मजे से खाना शुरू कर देता है। उसके लिए यही हाई प्रोटीन भोजन था। चारों अभी इस अजीब खाने के नजारे से बाहर भी नहीं निकल पाए होते कि गुफा के बाहर फिर तेज चमक फैल जाती है। कुछ ही पलों बाद जंगल में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और वह चमक जंगल के अंदर कहीं गायब हो जाती है। रिक उसे ध्यान से देखकर अंदाजा लगाते हैं कि यह किसी प्लाज्मा डिस्चार्ज जैसा हो सकता है, लेकिन तभी अचानक उनके सिर में तेज दर्द उठने लगता है। अगले ही पल उन्हें किसी छिपकली मानव की मदद की पुकार सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत सीधे उनके दिमाग से जुड़ गई हो। रिक बिना समय गंवाए उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं जहां से वह सिग्नल आ रहा होता है। हॉली, विल और चाका भी उनके पीछे भागते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक पारदर्शी सिग्नल ट्रांसमीटर दिखाई देता है। वे अभी उसे समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि चाका अचानक
अचानक घबराकर उन्हें चेतावनी देता है। वह बताता है कि यह स्ली स्टैक्स यानी छिपकली मानवों का इलाका है। रिक, हॉली और विल उसकी बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाते कि तभी चारों तरफ से बड़ी बड़ी आंखों वाले दर्जनों स्ली स्टैक्स उन्हें घेर लेते हैं। अब बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हॉली बिना देर किए अपनी बेल्ट निकालती है और उसे हाथ पर लपेट लेती है। वह समझ जाती है कि अगर मरना ही पड़ा तो कम से कम एक दुश्मन को साथ लेकर जाएगी। लेकिन तभी बेल्ट के बकल से तेज रोशनी निकलती है। वह रोशनी पास की रहस्यमयी संरचना पर पड़ती है और पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अगले ही पल उनके सामने त्रिकोण के आकार का एक पोर्टल खुल जाता है। रिक, हॉली और विल एक सेकंड भी गंवाए बिना उसके अंदर छलांग लगा देते हैं और किसी तरह स्ली स्टैक्स से पीछा छुड़ा लेते हैं। पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते ही उनके सामने एक और हैरान करने वाला नजारा होता है। वहाँ एक नर छिपकली मानव कैद था। उसने सिर्फ एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी और उसका नाम एनिक था। रिक तुरंत समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में जो मदद की आवाज सुनाई दे रही थी वह इसी की थी। एनिक बताता है कि वह अल्ट्रस किंगडम का रहने वाला है और इस लॉस्ट वर्ल्ड में कैद कर दिया गया है। उसके मुताबिक जान नाम का एक बेहद ताकतवर शासक उसके पूरे राज्य को तबाह कर चुका है। अब उसका अगला निशाना सिर्फ यह दुनिया नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पृथ्वी भी उसके हमले से बच नहीं पाएगी। इसके बाद एनिक उन्हें एक बेहद अहम जानकारी देता है। उनके सामने मौजूद सुपरल्यूमिनल पार्टिकल क्रिस्टल एरे ही इन पोर्टल्स को खोलने की असली ऊर्जा देता है। अगर इसके साथ रिक का बनाया हुआ पार्टिकल एम्पलीफायर जोड़ दिया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। अब सबसे जरूरी काम उस खोई हुई मशीन को ढूंढना था, क्योंकि अगर पार्टिकल एम्पलीफायर पहले जान के हाथ लग गया तो हालात पूरी तरह उनके खिलाफ हो सकते थे। उधर रिक अपनी टीम के साथ जंगल में आगे की योजना बना रहे होते हैं। तभी पास से ग्रम्पी की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। रिक तुरंत समझ जाते हैं कि वह ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें पता था कि डायनासोर की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है, इसलिए उन्होंने पहले से डक बिल्ड डायनासोर का यूरिन इकट्ठा करके रखा था। बिना एक पल गंवाए रिक पूरा यूरिन अपने सिर पर उड़ेल लेते हैं ताकि उनकी असली गंध छिप जाए। लेकिन उनकी यही चाल अगले ही पल मुसीबत बन जाती है। यूरिन उनकी आंखों में भी चला जाता है और तेज जलन से उनकी हालत खराब हो जाती है। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनकी अपनी आंखों के सामने भी था। तभी चाका को एक अहम सुराग मिलता है। वह रिक, हॉली और विल को अपने साथ एक ऐसे इलाके में ले जाता है जहाँ टाइम और स्पेस लगातार गड़बड़ाते रहते हैं। ये ऐसी रहस्यमयी जगह होती है जहाँ अलग अलग दुनियाओं की चीजें समय समय पर सीधे आसमान से आकर गिरती रहती हैं। चारों तरफ छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले मांसाहारी डायनासोर घूम रहे होते हैं। वे हर नई चीज के गिरने का इंतजार करते रहते। तभी डॉक्टर रिक, हॉली और विल की वही इन्फ्लेटेबल बोट उन्हें उस इलाके में पड़ी दिखाई देती है। एक पल के लिए तीनों के अंदर उम्मीद जागती है कि शायद अब वे इससे वापस जाने का रास्ता खोज सकेंगे। लेकिन बोट की हालत देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि वह पूरी तरह बेकार हो चुकी है। तभी विल की नजर थोड़ी दूर खड़े एक आइसक्रीम ट्रक पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही कई मध्यम आकार के डायनासोर दौड़कर ट्रक तक पहुंच जाते हैं और उसे चीर फाड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। अभी यह सब चल ही रहा होता है कि दो और विशाल डायनासोर वहां पहुंच जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि खाने के इस छोटे से टुकड़े को लेकर दोनों बड़े शिकारी आपस में भिड़ने वाले हैं। रिक, हॉली और विल थोड़ी दूरी पर खड़े होकर आराम से यह पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि रिक का मानना होता है कि जब दो बड़े शिकारी एक दूसरे से भिड़ते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी पर रहता है। लेकिन रिक की बात पूरी होते ही किस्मत फिर पलट जाती है। रिक के शरीर से आ रही डायनासोर के यूरिन की तेज गंध अचानक दोनों विशाल जीवों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अब उनका शिकार बदल चुका था। ये देखते ही चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। जैसे ही ग्रम्पी की नजर रिक पर पड़ती है, उसे अपना पुराना दुश्मन याद आ जाता है और वह सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रिक पूरी ताकत से कभी दाएं तो कभी बाएं भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। उनकी यही हरकत कुछ समय के लिए ग्रम्पी को भी उलझन में डाल देती है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल ग्रम्पी रिक के बैकपैक को अपने मुंह में दबोच लेता है और उन्हें जोर से हवा में उछाल देता है। जमीन पर गिरते ही रिक दोबारा दौड़ने लगते हैं। भागते हुए उनकी नजर एक डिस्प्ले बूथ पर पड़ती है जहां इंसानों के डमी रखे होते हैं। उनके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है। वह डमी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से निकल रही डायनासोर के यूरिन की गंध उनकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाती। दूर खड़ी हॉली देखती है कि ग्रम्पी ने किसी इंसान को निगल लिया है। उसे लगता है कि रिक अब जिंदा नहीं बचे, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। डायनासोर ने रिक को नहीं
बल्कि वहां रखे एक डमी को निगला था। रिक अब भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागते भागते वह एक हमर गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों डायनासोर उस गाड़ी को अपने भारी पैरों के नीचे कुचल देते हैं। रिक किसी तरह बाहर निकलते हैं और एक ढलान की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर एक लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर पर पड़ती है, जिसे छोटे डायनासोर फुटबॉल की तरह इधर उधर लात मार रहे होते हैं। रिक बिना देर किए सिलेंडर उठा लेते हैं और हॉली तथा विल की तरफ दौड़ते हैं। विल उन्हें जोर से चिल्लाकर अपने पास आने से मना करता है, लेकिन रिक बताते हैं कि उनके पास एक योजना है। वह विल से कहते हैं कि जल्दी से पास रखा कैटापल्ट तैयार करो। अब सब कुछ सही समय पर निर्भर था। पीछा करता हुआ डायनासोर अपना विशाल मुंह खोलकर दहाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। उसी क्षण कैटापल्ट से छोड़ा गया लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर सीधा उसके खुले मुंह के अंदर जा गिरता है। सिर्फ 2 सेकंड के भीतर बेहद कम तापमान उसके पूरे शरीर को जमा देता है। अगले ही पल उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। इसी विस्फोट के बीच पार्टिकल एम्पलीफायर भी बाहर आकर जमीन पर गिरता है। अब जाकर तीनों को पता चलता है कि उनकी खोई हुई मशीन इसी डायनासोर ने निगल रखी थी, लेकिन रिक उसे उठा पाते उससे पहले ही बिग एलिस नाम की एक विशाल छिपकली झपट्टा मारती है। वह पार्टिकल एम्पलीफायर अपने कब्जे में लेती है और वहां से भाग जाती है। रिक, हॉली और विल बस देखते रह जाते हैं। बार बार किस्मत के खिलाफ जाने से रिक पूरी तरह टूट जाते हैं। आखिरकार वह हार मान लेते हैं और पास खड़ी एक कन्वर्टेबल कार में जाकर लेट जाते हैं। रिक तय कर लेते हैं कि अब वह कुछ नहीं करेंगे। उनकी सारी उम्मीद जैसे खत्म हो चुकी थी। तभी हॉली उनके पास आती है और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान रिक को पता चलता है कि हॉली ने उनकी थ्योरी पर भरोसा करने के लिए कैम्ब्रिज की अपनी डिग्री तक छोड़ दी थी। ये सुनते ही रिक के अंदर बुझ चुकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह एक बार फिर आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। उसी रात रिक एक पुराना 4 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट उठाकर उसे बजाने लगते हैं और आगे का रास्ता सोचते हैं। तभी एक मच्छर उड़कर उनकी गर्दन पर आ बैठता है और उनका खून पीने लगता है। कुछ देर बाद वह उनकी पीठ पर जाकर भी खून चूसता रहता है। धीरे धीरे रिक को महसूस होता है कि उनके शरीर की ताकत खत्म होती जा रही है, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब वह मच्छर इतना खून पी लेता है कि उसका आकार बढ़कर लगभग फुटबॉल जितना हो जाता है। अगले ही पल रिक अचानक गिर पड़ते हैं और उनके नीचे दबकर वह विशाल मच्छर फट जाता है। अगली सुबह चाका रिक के कांटे हुए निशानों पर कोई जड़ी बूटी लगाकर उनका इलाज करता है। मच्छर के काटने से रिक का चेहरा बुरी तरह सूख चुका होता है, लेकिन अब उनका हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसके बाद रिक, हॉली, विल और चाका पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए बिग एलिस के घोंसले तक पहुंचते हैं। उसका ठिकाना एक विशाल ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर बना होता है। चारों तरफ डायनासोर के अंडे पड़े होते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी की गर्मी में सेका जा रहा था। उन्हीं अंडों के बीच पार्टिकल एम्पलीफायर भी रखा हुआ था और उससे निकल रही धुन छोटे जीवों के लिए लोरी का काम कर रही थी। अच्छी बात यह थी कि उस वक्त बिग एलिस वहाँ मौजूद नहीं थी, फिर भी खतरा कम नहीं हुआ था। विल और चाका डर के मारे सोने का नाटक करने लगते हैं, जबकि रिक अकेले मशीन लेने आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे पार्टिकल एम्पलीफायर के पास पहुंचते हैं और जैसे ही उसे उठाते हैं, उसमें बज रही धुन अचानक बंद हो जाती है। संगीत रुकते ही अंडों से छोटे छोटे लिजार्ड्स बाहर निकलने लगते हैं। रिक को अपनी गलती समझ आ जाती है। वह तुरंत खुद लोरी गाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर छोटे जीव शांत हो जाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। इस तरह रिक सफलतापूर्वक पार्टिकल एम्पलीफायर वापस ले आते हैं। इसके बाद हॉली मशीन को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करती है। काम पूरा होने पर रिक और विल पास के एक पुल पर बैठकर आराम करते हैं। तभी चाका उनके लिए कुछ अजीब म्यूटेंट कोकोनट्स लेकर आता है। तीनों उनका जूस पीते हैं और कुछ ही देर में नशे में धुत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉली का ध्यान सिर्फ मशीन पर रहता है। वह उसे फिर से सक्रिय करती है और कुछ दूरी पर एक पोर्टल खुल जाता है। हॉली उसके अंदर चली जाती है। पोर्टल के दूसरी तरफ उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहाँ डायनासोर के अंडों का पूरा घोंसला बना होता है। रिसर्च के लिए हॉली एक अंडा साथ ले जाना चाहती है। तभी उसके सामने जान की पुरानी रिकॉर्डिंग चल पड़ती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसे एक बड़ा सच पता चलता है। अब तक उन्हें गुमराह किया गया था। असली खतरा जान नहीं, बल्कि स्कर्ट पहना एनिक था। जान बहुत पहले मर चुका था और उसने अपनी जान देकर एनिक को कैद रखने की कोशिश की थी, ताकि वह पूरे यूनिवर्स पर हमला न कर सके। हॉली ये सच्चाई रिक को बताने के लिए वापस लौटने वाली होती है। तभी कई स्ली स्टैक्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उधर रिक, विल और चाका अब भी नशे में पड़े होते हैं। तभी 2 पैरों पर चलने वाला एक विशाल केकड़ा उन्हें अपना शिकार समझकर उनकी ओर बढ़ता है। तीनों में भागने की ताकत नहीं होती, लेकिन अचानक केकड़ा फिसलकर ज्वालामुखी के उबलते लावे में जा गिरता है। वह वहीं पक जाता है और तीनों उसे खाकर पेट भर लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हॉली गायब है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई। उधर एक गुफा में 2 स्ली स्टैक्स अपनी पुरानी खाल उतार रहे होते हैं। रिक और विल चुपके से उनकी उतारी हुई खाल पहन लेते हैं और उसी भेष में स्ली स्टैक्स की सेना के बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ हॉली को एनिक का साथी समझकर मौत की सजा दी जा रही होती है। रिक और विल बिना देर किए अपनी नकली खाल उतारते हैं और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी
तभी हॉली उन्हें पूरा सच बता देती है। स्कर्ट पहना एनिक शुरू से ही उनसे झूठ बोल रहा था, लेकिन बाकी स्ली स्टैग्स फिर भी उन्हें जाने देने को तैयार नहीं होते। मजबूर होकर रिक सीधे कैद खाने पर हमला कर देते हैं। विल भी उनका साथ देता है और दोनों मिलकर वहां मौजूद स्ली स्टैग्स को खत्म कर देते हैं। आजाद होते ही हॉली बिना कुछ सोचे रिक को किस कर लेती है। वह बताती है कि पहली बार रिक से मिलने वाले दिन से ही उसका मन ऐसा करने का था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अब उनके सामने इससे भी बड़ा खतरा खड़ा था। उन्हें तुरंत एनिक को रोकना था। तभी एनिक खुद उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में पार्टिकल एम्पलीफायर होता है और पूरी स्ली स्टैग सेना भी उसके कब्जे में आ चुकी होती है। वह साफ बता देता है कि पृथ्वी उसका पहला निशाना बनने वाली है। इतना ही नहीं, वह लेजर की रोशनी से ग्रम्पी को भी अपनी तरफ बुला लेता है। अब पूरा हालात उसके नियंत्रण में था। रिक समझ जाते हैं कि अगर हॉली और विल उनके साथ रुके तो दोनों भी मारे जाएंगे। इसीलिए वह जानबूझकर हॉली के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे डांटकर वहां से जाने के लिए कहते हैं और फिर विल से भी विदा लेते हैं। अब रिक अकेले ग्रम्पी का सामना करने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में रिक और ग्रम्पी आमने सामने खड़े होते हैं। रिक हाथ में एक डंडा लेकर बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रम्पी पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी रिक को विल का दिया हुआ फ्लैश फायरवर्क याद आता है। वह उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह काम नहीं करता। गुस्से में रिक अपना लाइटर जमीन पर फेंक देते हैं। अगले ही पल ग्रम्पी उनका पीछा करते हुए उसी लाइटर पर पैर रख देता है और उसे पत्थर के अंदर गहराई तक दबा देता है। यह देखते ही रिक के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि करोड़ों साल बाद मिले उस फॉसिल पर उनके लाइटर का निशान कैसे पहुंचा था, लेकिन यह रहस्य समझने के बाद भी उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रिक के दिमाग में आखिरी तरकीब आती है। वह लंबी छलांग लगाने की तैयारी करते हैं, पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं और पोल वॉल्ट की तरह हवा में उछल जाते हैं, लेकिन उनकी छलांग सीधे ग्रम्पी के खुले मुंह के अंदर जाकर खत्म होती है और रिक पूरा का पूरा उसके पेट में पहुंच जाता है। उधर हॉली यह सब अपनी आंखों के सामने देखती रह जाती है। वह पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में ग्रम्पी पर चिल्लाने लगती है, लेकिन ग्रम्पी उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एनिक अपनी पूरी सेना तैयार कर चुका होता है और पृथ्वी की ओर जाने वाला पोर्टल भी पूरी तरह खुल चुका होता है। रिक की मौत देखकर हॉली अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले स्ली स्टैग्स पर टूट पड़ती है। कुछ देर तक वह उनका मुकाबला करती है, लेकिन आखिरकार वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर विल भी सब कुछ दांव पर लगा देता है। वह चाका का हथियार उठाकर सीधे दुश्मनों के बीच कूद पड़ता है। अब दोनों बुरी तरह घिर चुके होते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक डॉक्टर रिक ग्रम्पी की पीठ पर सवार होकर किसी हीरो की तरह वापस लौटते हैं। उन्हें जिंदा देखकर हॉली और विल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रिक सिर्फ एक इशारा करते हैं और ग्रम्पी सीधे स्ली स्टैग्स की पूरी सेना के बीच घुस जाता है। देखते ही देखते वह चारों तरफ तबाही मचा देता है और दुश्मनों की पूरी फौज तितर बितर होने लगती है। इसके बाद रिक आराम से ग्रम्पी की पीठ से नीचे उतरते हैं। हॉली और विल अभी भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर रिक जिंदा कैसे बच गए। तब रिक उन्हें बताते हैं कि जब ग्रम्पी ने उन्हें निगला था तब वह उसके पेट के अंदर पहुंचे। वहां से उन्होंने पीछे की तरफ एक रास्ता बनाया और किसी तरह बाहर निकल आए। इसी दौरान उन्होंने अनजाने में ग्रम्पी की कई साल पुरानी पेट की समस्या भी ठीक कर दी। शायद इसी वजह से ग्रम्पी ने अब उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लिया था। अब रिक और ग्रम्पी के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे। दूसरी तरफ एनिक अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुका था। पृथ्वी की तरफ जाने वाला पोर्टल पूरी तरह खुल चुका था और उसकी सेना हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। रिक, हॉली, विल और चाका पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही रिक बिना देर किए एनिक पर झपट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वह लगातार उस पर मुक्के बरसाने लगते हैं। विल भी रिक की मदद के लिए आगे आता है, लेकिन उसका वार सही जगह नहीं लगता। उसका पैर गलती से क्रिस्टल एरे पर पड़ जाता है और एक महत्वपूर्ण क्रिस्टल टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। क्रिस्टल टूटते ही पोर्टल अस्थिर होने लगता है। उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि अब वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी रिक को हॉली के गले में पहना हुआ वही सुपरल्यूमिनल पार्टिकल क्रिस्टल याद आता है, जिसने इस पूरी यात्रा की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। रिक तुरंत उसे हॉली के गले से निकालते हैं और टूटे हुए हिस्से में लगा देते हैं। क्रिस्टल लगते ही पोर्टल कुछ समय के लिए दोबारा स्थिर हो जाता है। अब रिक और हॉली पृथ्वी की ओर वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी एनिक पीछे से विल पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। विल तुरंत समझ जाता है कि अगर कोई पीछे नहीं रुका तो पोर्टल बंद होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए विल एक बड़ा फैसला लेता है। वह चाका के साथ इसी दुनिया में रुकने का फैसला करता है ताकि रिक और हॉली सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस जा सके। रिक और हॉली भारी मन से विल से विदा लेते हैं। अगले ही पल पोर्टल तेज रोशनी से भर जाता है और दोनों उसके अंदर
चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद रोशनी गायब हो जाती है। रिक और हॉली खुद को उसी पुराने और बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में खड़ा पाते हैं जहां से उनकी यह खतरनाक यात्रा शुरू हुई थी। आखिरकार दोनों अपनी दुनिया में लौट चुके थे, लेकिन विल हमेशा के लिए लॉस्ट लैंड में रह गया था। उधर लॉस्ट लैंड में विल चाका की मदद करने का फैसला करता है। वह उसे दोबारा उसके असली राज्य तक पहुंचाता है और उसकी खोई हुई राजगद्दी वापस दिलाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ कहानी एक मजेदार मोड़ भी लेती है। विल उन महिलाओं को देखता है जिन्हें चाका हमेशा बदसूरत बताता था, लेकिन असलियत देखकर विल की आंखें चमक उठती हैं। वे महिलाएं बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। उन्हें देखते ही पृथ्वी वापस जाने की विल की सारी इच्छा खत्म हो जाती है। कुछ ही देर में कई खूबसूरत लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और विल मुस्कुराकर समझ जाता है कि शायद उसके लिए लॉस्ट लैंड ही सबसे सही जगह है। दूसरी तरफ डॉक्टर रिक और हॉली वापस पृथ्वी पर आ चुके होते हैं, लेकिन रिक के सामने अब सबसे बड़ा काम था पूरी दुनिया को यह साबित करना कि उनकी थ्योरी सच थी। इसके लिए वह अपनी यात्रा के दौरान बनाई गई लॉस्ट लैंड की वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर उसी टीवी शो में पहुंचते हैं जहां कभी उनका मजाक उड़ाया गया था। इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रिक सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग चलाते हैं और लॉस्ट लैंड की असली तस्वीर दुनिया को दिखा देते हैं। अब उनके पास थ्योरी साबित करने के लिए असली सबूत भी था। जिस टीवी होस्ट ने उन्हें बेइज्जत किया था उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। इसके बाद रिक स्टूडियो में हॉली के साथ लाया हुआ डायनासोर का अंडा भी सबको दिखाते हैं। पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन जाती है और उनकी लिखी किताबें भी बेस्ट सेलर बन जाती हैं। लेकिन कहानी का आखिरी रहस्य अभी बाकी था। एक दिन वही डायनासोर का अंडा अचानक फूटने लगता है। शुरुआत में सबको लगता है कि उसके अंदर से कोई डायनासोर निकलेगा, मगर अगले ही पल अंडे से डायनासोर नहीं बल्कि एक स्ली स्टैक छिपकली मानव बाहर निकलता है और इसी हैरान कर देने वाले दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।